स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास व्याकरण से संबंधित है और व्याकरण से संबंधित सवाल टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी इन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहले की सवाल नंबर पहले में करें निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? ए करें क, बी ग, सी ग और डी कह रहा है आपका ठ। तो आपको बताना कि कौन सा महाप्राण है विकल्प ए, बी, सी और डी में से। तो जो महाप्राण ध्वनि उसमें है वो विकल्प डी जो है आपका क्या होगा? ये महाप्राण हो जाएगा। ठ को हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख से वायु की मात्रा अधिक निकलती है और ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरा। कह रहे कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ए कह रहा है 3, बी 5, सी 4 और डी कह रहा है ये 2 भेद। तो दूसरे सवाल का उत्तर देना है। तो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रश्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद माने हैं। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, अल्पप्राण और महाप्राण। तीसरा सवाल करें कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको ये बताना है कि पुरानी हिंदी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी कर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यदि हम पुरानी हिंदी ग्रंथ लेखक की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 4। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो आपको ये बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है। ए कह रहा है ब्रज, बी बांगरू, सी कन्नौजी और डी कह रहा है कि डोंगरी। तो पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू और कन्नौजी आती हैं। डोंगरी इसके अंतर्गत जो है वो नहीं आती है। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। पांचवें सवाल में कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जो है वो किसने किया है ये आपको बताना है। ए करे बलदेव उपाध्याय, बी करे लल्लूलाल, सी करे जान गिलक्राइस्ट और डी करे सुनीति कुमार चटर्जी है ये। सुनीति कुमार चटर्जी। तो आपको ये बताना कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया? तो खड़ी बोली का प्रयोग देखा जाए तो लल्लूलाल में मिलता है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। हाँ, तो ये सवाल नंबर छठवां करे उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि क्या है? तो व के बारे में बताना है। ए करे दंत, बी करे दंतोष्ठ, सी करे कंठ तालव्य और डी करे कि तालव्य। तो उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि जो है वो क्या है? तो व ध्वनि जो है वो दांत और ओठ के संपर्क से बोली जाती है, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो छठवें का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर सातवां। करेक्ट निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। आपको बताना कि जो कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है वो कौन सा है? ए कह रहा है पूर्वकालिक कृदंत, बी कह रहा है भूतकालिक कृदंत, सी कह रहा है कि तात्कालिक कृदंत और डी कह रहा है कि पूर्ण क्रिया द्योतक जो है पूर्ण क्रिया द्योतक। तो आप ये बताना कि कौन सा जो है इसमें कृदंत अव्यय का जो है वो प्रकार नहीं है। सवाल नंबर सातवां। तो भूतकालिक कृदंत जो है ये इसका प्रकार नहीं है। विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर आठवां कह रहे हैं कि 66 अंक का केंद्रीय हिंदी नियतकालिक के अनुसार मानक उच्चारण क्या होगा? ए करे 66, बी करे 66, डी करे 66 और डी करे कि 66। हाँ, 66 कह रहा है सी और डी कह रहा है 66। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इसका मानक उच्चारण क्या होगा? तो इसका मानक उच्चारण 66 होता है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध ध्वनि कौन सी है? ए कर अ, बी कर ई, सी आ और डी कर ए। तो आपको कौन सी बतानी है ध्वनि? तो वो अग्र भी हो, अवृत्ताकार भी हो और समृद्ध भी हो, ये आपको बताना है। तो ये ध्वनि आपकी हो जाएगी ई। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा 9 प्रश्न का। अब आते हैं सवाल नंबर 10वां। करेक्ट शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आप किसकी में से कौन सी वर्तनी सही है ये बताना है। प्रागैतिहासिक सब में लिखा हुआ है, गलत देख करके। पहला लिखा है प्रागैतिहासिक, बी करा के प्रागैतिहासिक, सी करा प्रागैतिहासिक और डी करे के प्रागी ऐतिहासिक। तो आपको बताना कि जो ये शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है प्रागैतिहासिक। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास किससे हुआ है? ये आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली जो है वो किससे विकसित हुई है? सौरसेनी अभ्रंश से, अर्धमागधी अभ्रंश से, पैशाची अभ्रंश से या मागधी अभ्रंश से। तो अगर ये पूर्वी हिंदी की बात करें तो इसका विकास अर्धमागधी अभ्रंश से हुआ है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? 11 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12। करें हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो आपको ओष्ठ व्यंजन ध्वनि की बात बतानी है। ए करे अ, बी करे थ,
सी कह रहा है भौ और डी कह रहा है कि ज। तो आपको बताना है कि जो ध्वनि ओष्ठ से बोली जाती है अर्थात ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो ओष्ठ व्यंजन ध्वनि जो है वो भौ है। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? सही होगा 12 नंबर सवाल का। 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, तो जो शब्द इसमें स्त्रीलिंग नहीं है, चूंकि सभी इकारांत हैं, जो इकारांत स्त्रीलिंग नहीं उसके बारे में बताना है। नदी, टोपी, उदासी और पहिया। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो टोपी, आ, नदी और उदासी, टोपी, उदासी, ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन पहिया जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो 13 नंबर सवाल का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 14 का, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सी है? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ध्वनि जो है वो कंठ है। ए कर ई, बी त, सी फ और डी कर ह। तो आपको कंठ ध्वनि के बारे में बताना है कि इसमें कौन सी ध्वनि जो है वो कंठ है, अर्थात जिसका उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। वो आपका विकल्प डी हो जाएगा। ह जो है वो कंठ ध्वनि है। 15 नंबर सवाल करें कि स्थिर का पर्याय क्या होगा? आपको बताना है कि स्थिर का पर्याय क्या होगा। ए कर अस्थिरता, बी कर निश्चलता, सी कर अडिग और डी कर दृढ़ता। तो आपको स्थिर का पर्याय बताना है कि 15 नंबर सवाल में इसका सही उत्तर जो है वो क्या सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। अडिग जो होता है ये स्थिर का पर्याय है। आते हैं सवाल नंबर 16, कह रहा है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। आपको बताना कि इसमें कौन सा जो है वो विशेष्य है उसके बारे में बताना। ये कह रहा है सीता, बी हनुमान, सी सागर और डी कह रहा है आकाश। तो आपको बताना है कि विशेष इसमें क्या होगा। सीता, हनुमान, सागर और आकाश। तो इसमें विशेष जो है वो आपका सीता हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका उत्तर 16 का सही होगा। 17 नंबर सवाल में करेगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। ए करे स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां गाई, बी करे की परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, सी करे मुझे बड़ी भूख लगी है और डी करे कि केरल और हिंदी भाषी प्रांत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य आपका विकल्प डी हो जाएगा, केरल और हिंदी भाषी प्रांत है। एक अरे स्नेहा गीत की दो चार लड़ियां नहीं कड़ियां होता है। बदलनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और मुझे बड़ी भूख नहीं होती, बहुत भूख लगी है, बड़ी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि जिस समास में शब्द पद अथवा उसका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो सब पद अर्थात दोनों पदों की जिसमें प्रधानता होती है उसे हम क्या कहेंगे। एक कर बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष सी द्वंद और डी कर द्विगु समास। तो जिस शब्द में जिस समासिक शब्द में शब्द पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद कहा जाता है, अर्थात विकल्प सी इसका उत्तर 18 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19 में, करें कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। संज्ञा, परिमाण बोधक विशेषण, सी अव्यय और डी करे काल। तो क्रिया का जो रूपांतर उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्णता और अपूर्णता के बोध का पता करता है या उसके बारे में हमें बताता है उसे हम काल कहते हैं। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19, कह रहे हैं कि दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। आपको ये बताना है कि दूसरा लड़का कहाँ गया यह किस प्रकार का विशेषण है। ए करे समुदायवाचक, बी करे गणनावाचक, सी करे क्रमवाचक और डी करे कि आवृत्तिवाचक। तो 20वें नंबर वाले सवाल में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। इसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। सवाल नंबर 21 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें फारसी है। एक है अदालत, बी करे कूपन, सी चश्मा और डी करे तारीख। तो फारसी का जो शब्द है उसके बारे में बताना है। तो फारसी शब्द जो है वो विकल्प सी है, चश्मा फारसी है। अदालत जो है शब्द आपका अरबी है, तारीख भी अरबी है और कूपन आपका अंग्रेजी शब्द है। अब आते हैं सवाल नंबर 22, कह रहा है कि अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपको बताना है कि अनंग में कौन सा उपसर्ग है। ए कर अन, बी कर अन हलंत के साथ और सी कर अन और डी कर अनन। सी कर अ और डी कर अनन। तो आपको बताना है कि अनंग में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अनंग में अन उपसर्ग लगा है। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अन प्लस अंग अनंग होता है। 23 में कह लेकर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग की पहचान करनी है। हाथी, मोती, पानी और नकेल। तो आपको ये कह रहा हाथी, बी मोती, सी पानी और डी कह रहा है नकेल। तो देखिए हाथी, मोती और पानी ये इकारांत अपवाद स्वरूप हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जबकि नकेल जो है शब्द स्त्रीलिंग है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24, कह रहा है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आपको था ना कि गुलर का फूल वाला लोग नहीं कहते हैं गाँव में कि काहो गुलरी का फूल हो गया का।
तो गुलरी का फूल होना का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। गुलर का फूल क्या होना? लाल पीला होना, बी कह रहा है अत्यधिक सुंदर होना, सी कह रहा है विवर्ण होना और डी कह रहा है दुर्लभ होना। तो गुल्लर का फूल होने का मतलब दुर्लभ होना होता है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग क्या है? ये आपको बताना है कि प्रत्युत्पन्न शब्द जो लिखा है, इसमें उपसर्ग कौन-सा लगा है? ए कह रहा है प्र, बी कह रहा है प्रति, सी कह रहा है प्रत्यु और डी कह रहा है कि प्रत्युत। तो आपको 25वें सवाल का उत्तर बताना है, सही क्या होगा? तो इसमें सही हो जाएगा आपका विकल्प बी, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। 26 में कह रहा है कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? आपको ये बताना है। ए कह रहा है पर, बी नहीं, सी को और डी कह रहा है से। तो कर्म कारक की बात की जाए तो इसकी विभक्ति क्या होती है? तो कर्ता नहीं, कर्म को होता है। विभक्ति सी हो जाएगी। विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। को इसकी विभक्ति होती है। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि रीति अनुसार में संधि के बाद शब्द क्या बनेगा? ए कह रहा है रीत्यानुसार, बी कह रहा है रीति अनुसार, सी कह रहा है रीतो अनुसार और डी कह रहा है रित्यानुसार। रित्यानुसार बनेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा बनेगा इसमें सही संधि दोनों को मेल कराने के बाद। तो मेल कराने के बाद जो संधि बनेगी वो बनेगा रित्यानुसार, अर्थात विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। रीति और अनुसार ई और अ मिलके य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अ बना देंगे। ई और य मिलके क्या बनेगा? अ बन जाएगा। तो रित्यानुसार शब्द बनेगा। रित्यानुसार शब्द इसका नहीं बनेगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 28। कह रहा है हिमवान का पर्याय क्या है? ए कह रहा है कि हिमवर्षा, बी कह रहा है हिम, सी कह रहा है हिमाद्री और सी कह रहा है कि हिममानव। तो हिमवान का पर्याय आपको बताना है कि इसका पर्याय क्या बनेगा। तो हिमवान का पर्याय हिमाद्री होता है। विकल्प सी इसका उत्तर 28 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 29। कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है? तो नाग का अर्थ बताना है। ए कह रहा है हाथी, बी कह रहा है मोक्ष, सी कह रहा है रथ और डी कह रहा है पारा। तो नाग का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो नाग का अर्थ हाथी के संदर्भ में है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 30वें सवाल में करें कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए कह रहा है पिंगल शास्त्र, बी कह रहा है भाषा शास्त्र, सी कह रहा है व्याकरण और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई जिस शब्द शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।